अस्सलाम वालेकुम। आपका होस्ट उस्मान आपकी पीएमपी सीरीज़ की सेकंड क्लास के साथ हाजिर है। इसमें हमने लास्ट क्लास में जो पीएमपी की हमने फ़र्स्ट क्लास जो ली थी उसमें हमने बेसिक्स ऑफ पीएमपी हमने चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें एक आध चीज़ें मुझसे मिस हो गई थी। जैसे कि इसमें जैसे जो पीएमपी के जितने भी जो हम कॉन्सेप्ट्स जितने भी आगे पढ़ेंगे या जो हमने प्रीवियसली भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे उसके अंदर पीएमपी इस चीज़ के ऊपर लाजमी बिलीव करता है कि के जो भी पीएमपी के जो पी प्रोजेक्ट मैनेजर है या उसके जो सराउंडिंग में जो उसके फंक्शनल मैनेजर हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं या जो उसके नीचे जो टीम है, वो सारी मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस, ट्रांसपेरेंसीज और इस तमाम इथिकल मॉरल वैल्यू सारी फॉलो कर रही हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमें समझना लाजमी है, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जब हम बैठ के बेसिकली इस एग्ज़ाम्स में थ्योरीज नहीं आती। एग्ज़ाम्स में हमें एमसीक्यू बेस इसका पेपर है पीएमपी का, जिसमें हमें उन थ्योरीज के और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो पीएमआई जो बताता है उनके सिनेरियोज को रखते हुए हमें उसके ऊपर जवाब देना है। तो इसमें हमें मतलब ये माइंड बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जो भी जो प्रैक्टिसेस हैं वो मतलब सारे बंदे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे होंगे, सारे बंदे मॉरल एथिकल वैल्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम ये समझें कि कोई बंदे को हमने जैसे कोई चीज़ बता दी तो वो लीक कर देगा, वो खा जाएगा, मतलब तो वो एकदम हमें ट्रांसपेरेंसी और ये सारी चीज़ों को रखते हुए ही, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर जो अक्सर स्टूडेंट्स जो वो उसको एग्ज़ाम में जो पास नहीं हो पाते, उसमें ये भी एक रीज़न आ रहे होते हैं कि वो उसको अपने करंट सिनेरियोज के साथ वो लिंक कर देते हैं, जबकि या उसको ओवर थिंकिंग या ओवर एस्टिमेशन के ऊपर चले जाते हैं। जबकि जो एग्ज़ाम्स में जो एमसीक्यूज जो डिज़ाइन होते हैं वो इसी तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि जो प्रोवाइडेड सिनेरियो है उसके अंदर रहते हुए, जो मॉरल एथिकल वैल्यूज़ को रखते हुए, जो पीएमआई बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता है उनके हिसाब से हमें करके उसको जवाब आंसर करना है। मतलब इसमें देखिए होने को तो उस सिनेरियो से अगर हम ओवर थिंकिंग पर जाएँ तो बहुत कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हमें उस सिनेरियो के अंदर रहते हुए जो पीएमआई जो बेस्ट प्रैक्टिस बताता है उसके अंदर रहते हुए हमें जवाब देना है। और हमें जितने भी जो सवाल होंगे उसके अंदर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सोचना है कि हम जैसे वहाँ पे अगर एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं तो हम इन थ्योरीज को वहाँ पर किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे और किस तरह से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे इसके अंदर। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने अगर हम रिकैप करें, अगर हम फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा क्योंकि जाहिर सी बात है हमें मतलब रोज़ाना की बेस पे हम एक एक करके लेक्चर ले रहे हैं तो लास्ट का रिवीजन भी होना ज़रूरी है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो पॉइंट्स जो डिस्कस किए, बेसिक्स डिस्कस की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, कि सबसे पहली बात हम इसमें कर क्यों रहे हैं, कर इस वजह से रहे हैं कि ये एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कोर्स है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, यूएसए बेस है, जो वर्ल्ड वाइड एक्रीडिएटेड है और इसकी मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी जॉब्स हैं, हायर मैनेजमेंट और मिडल मैनेजमेंट लेवल पे इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है मोस्ट ऑफ द जॉब्स में, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड पे स्पेसिफिकली इसमें चाहिए होती हैं। इसके अंदर हमने एग्ज़ाम का पैटर्न देखा कि एग्ज़ाम में हमारे पास 180 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 3 अदद सेक्शन है, हर सेक्शन में 60 क्वेश्चन ईच है और टोटल इसके 230 मिनट्स हैं इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए, जिसमें आप 10 मिनट्स के 2 ब्रेक्स हम ले सकते हैं। एग्ज़ाम्स में अगर हम उसके हिसाब से डिस्कस करें कंटेंट के हवाले से, तो इसमें 50% प्रोसेसेस डोमेन से सवाल आते हैं, 42% पीपल डोमेन से सवाल आते हैं और 8% बिजनेस एनवायरनमेंट के उससे हमारे पास सवाल आते हैं। उसके अलावा हमने इसके अंदर देखा कि हमारे पास प्रिडिक्टिव, एजाइल एंड हाइब्रिड, ये अभी हम आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आज ही की क्लास में। तो वो 3 तरीके की इसकी मेथडोलॉजीज इसके अंदर फॉलो होती हैं, तो वो हम पहले तो उनको तीनों को एक साथ डिस्कस करेंगे, फिर एक एक करके तीनों को डिटेल में हम आगे वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें कॉन्सेप्ट देता हुआ जा रहा हूँ, क्योंकि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एक बड़ी वास्ट थिंकिंग होनी चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि एक लॉ एंड थ्योरी का डिफरेंस। इसमें आप लोग अपने कमेंट में भी करके बताइएगा कि आप लोगों का इसमें क्या आइडिया है लॉ एंड थ्योरी, मतलब कौन सी चीज़ को हम लॉ कह रहे होते हैं, कौन सी चीज़ को थ्योरी कह रहे होते हैं। लॉ बेसिकली हम उन चीज़ों को कह रहे होते हैं कि जो प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली इस्टेब्लिश्ड हो चुकी होती है। इसकी अगर हम
इसको एग्जांपल दें कि जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ है। जबकि अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी मतलब लॉजिकल तो होती है, लेकिन आप उसको किसी साइंटिफिकल तरीके से आप उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे होते। जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आइंस्टाइन की, तो वो जैसे एक थ्योरी है और उसको सब मानते हैं, लेकिन उसको हम अभी तक उसको प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट या साइंटिफिकली प्रूवन नहीं कर सके, जिसकी वजह से हम उसको थ्योरी कह रहे हैं। वंस अगर ये चीज़ प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली हम उसको ग्राउंड पे प्रूफ कर दें तो ये मतलब लॉ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये एक एडिशनल हमने आउटकम मतलब सीखा। इसके अंदर अगर किसी की कोई क्यूरी हो तो मुझसे कमेंट में डिस्कस करें। अच्छा, आज के फिर हम अपना कोर्स का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक्स जो है कुछ मज़ीद हम इसके अंदर सीखेंगे, क्योंकि अब हम शुरू के 2 या 3 लेक्चर्स हमने बेसिक्स के ऊपर वर्कआउट करना है। क्योंकि कोई भी जैसे इमारत बनती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो मजबूत जो चाहिए होती है बुनियाद बेस चाहिए होती है। बेस आपकी जितनी मजबूत है उसी के ऊपर उतनी इमारत खड़ी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रेडिक्टिव मेथडोलॉजी में क्या है, एजाइल मेथडोलॉजी क्या है। प्रेडिक्टिव हमारे पास जो मेथडोलॉजी होती है, इसको मैं शॉर्ट बता दूं। प्रेडिक्टिव वो होती है जिसपे हमें एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे हमें इसका स्कोप डिफाइन होता है कि ये काम हम करने के लिए जा रहे हैं। और जो एजाइल मेथडोलॉजी होती है उसके अंदर हमें स्कोप बार बार रिवाइज होता रहता है, रिक्वायरमेंट्स बार बार रिवाइज होती रहती है। तो इसमें मतलब जो एजाइल मेथडोलॉजी और प्रेडिक्टिव के अंदर जो फ़र्क ये पड़ता है कि प्रेडिक्टिव में तो जितनी भी जो प्लानिंग का फेस हम बड़ी डिटेल्ड प्लानिंग्स कर रहे होते हैं। स्टार्ट में जब हम इसको टॉपिक को हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूशन फेस में जाते हैं ताकि फिर एग्जीक्यूशन साइड पे फ्लॉज ना आए, ताकि इतनी अच्छी प्लानिंग हो। पीएमआई कहता है कि उसमें फ्लॉ मिनिमम आपके पास अकर हो। जबकि एजाइल मेथडोलॉजी ऐसी होती है कि देखिए मिसाल के तौर पे अब मैंने अगर कोई प्रोजेक्ट मिला उसको मैंने 20 दिन लगा दिए प्लान करने में, मैंने हर तरीके से प्लानिंग करी और मिसाल के तौर पे 21वें दिन जब मैं एग्जीक्यूशन फेस में जा रहा हूँ उसका पता चले कि नहीं अब आपको स्कोप में ये नहीं अब ये करना है, तो फिर आप दोबारा 20 दिन ज़ाया करें दोबारा उसकी सारी प्लानिंग करने के अंदर, तो वो हम एग्जीक्यूशन फेस में कब जाएंगे। तो एजाइल मेथडोलॉजी इस तरह से हमें डिफाइन करती है कि क्या कहते हैं कि हम साथ साथ पैरेलल प्लानिंग करके शॉर्ट पॉकेट्स में प्लानिंग करते हुए हम चलें, ताकि अगर बीच में अगर हमारे पास स्कोप में या किसी भी चीज़ में हमारे पास वेरिएशन आता है तो हमारे पास एजाइल हो और हमारे पास एजिलिटी हो और हम उसको चेंज कर सकें। तो वो अभी हम आगे हमारे पास टॉपिक आते हैं तो हम उसमें फिर उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है कि टाइप ऑफ वर्क्स इन द वर्ल्ड, कि किस किस तरीके के काम पूरी दुनिया में हमारे पास हो रहे होते हैं, चाहे कोई सी भी हो, चाहे किचन में हमारे पास खाना बन रहा है या कोई ड्राइविंग हो रही है, कोई इंडस्ट्री में काम हो रहा है, वो हर तरह की अगर हम एक्टिविटीज़ को अगर हम समअप करें तो पूरी दुनिया की जो एक्टिविटीज़ होती है वो तकरीबन 3 चीज़ों में आके समअप होती हैं। एक आता है हमारे पास प्रोजेक्ट, एक आता है ऑपरेशन, एक आता है मेंटेनेंस। अच्छा, अभी हम इसको सबको वन बाय वन हम अलग से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम ऑपरेशन के ऊपर आते हैं। ऑपरेशन हमारे पास होती है ऑन गोइंग एक्टिविटीज़, रिपीटेटिव वर्क्स और बिजनेस एज यूजुअल, जिसको एक शॉर्ट वर्ड में हम यूज़ कर रहे होते हैं, बिजनेस एज यूजुअल। और अगर मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस में भी हमारे पास 3 टाइप की मेंटेनेंस आ रही होती है, करेक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस वो होती है कि वंस अगर कोई फॉल्ट अकर हो जाए तो उसको एड्रेस करने के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है उसके अंदर करेक्टिव मेंटेनेंस होती है। जाहिर सी बात है करेक्टिव मेंटेनेंस में अनप्लान्ड आउटेजेस आते हैं जिसकी वजह से मतलब डाउन टाइम सिस्टम में अकर होता है। और जाहिर सी बात है बाज़ दफ़ा अगर आपने उसको प्रॉपर्ली उसको रिस्क एनालिसिस नहीं किया हुआ तो जाहिर सी बात है उसको आप उस टाइम पे एड्रेस नहीं कर पाते, मतलब सप्लाई का इंटरप्ट आता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ये होती है कि आपने मिसाल के तौर पे कोई भी डिवाइस इक्विपमेंट आपने लिया, उसमें आपको पता है कि भाई जैसे इसकी 1 साल में इसकी मेंटेनेंस करनी है, या जो वेंडर जिसने इसको बेचा है उसने बता दिया कि इसको 1 साल के अंदर इसमें वेयर टेयर आते हैं तो इसको आपको 1 साल में मेंटेनेंस करनी है, तो इसका शेड्यूल मतलब फ्रॉम बना हुआ होता है। और प्रिडिक्टिव वो होती है कि जो आपने कंडीशन देखते हुए फॉल्ट आने से पहले मेंटेनेंस की। मिसाल के तौर पे कि कोई इक्विपमेंट है, अब उसका जो वेंडर जिसने उसको बेचा है उसने उसके अंदर बताया है कि भाई इसकी 1 साल में मेंटेनेंस होनी है। आप एज अ इंजीनियर वहाँ पे साइट पे हैं, आपने मिसाल के तौर पे 6 महीने पे आपने देखा कि इसमें वेयर टेयर्स आ रहे हैं, अगर हमने अभी इसको एड्रेस नहीं किया तो ये आपके 1 आध महीने में ये इसकी करेक्टिव मेंटेनेंस यानी फॉल्ट अकर हो जाएगा, अनप्लान्ड आउटेज इस पे अकर्ड हो जाएगी और मतलब जाहिर सी बात है डाउन टाइम आ जाएगा सिस्टम में। तो आपने इसकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस प्लान कर ली 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते बाद, और मतलब इसको डाउन करके आपने
इस पार्ट को डाउन करके रिमेनिंग बैकअप पे डाल के और इसकी मेंटेनेंस कर दी। तो ये इस सॉर्ट ऑफ की मेंटेनेंस आपकी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस कहला रही होती है। दुनिया में जो भी चीज़ हो रही होती है, अभी हम इसके ऊपर भी आगे डिस्कस करेंगे कि मेंटेनेंस ज़रूरी है, नीड है या मतलब मजबूरी है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या इसमें थॉट है कि मेंटेनेंस मतलब होनी चाहिए या मतलब मजबूरी है, हमें करनी पड़ती है। ऑपरेशंस तो वही है जो भी डेली हमारे पास रूटीन की एक्टिविटीज़, जैसे अगर जो बंदा खाना बना रहा है वो खाना बना रहा है। अच्छा हाँ, इसके अंदर भी एक बड़ी बारीक टाइमलाइन होती है, टाइमलाइन नहीं बारीक इसकी थिन बॉर्डर लाइंस होती हैं कि जो प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशन के बीच में हमारे पास होती हैं। कि जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको इसकी एक मिसाल देके बताता हूँ। जैसे इसमें हमने बल्कि प्रोजेक्ट इसमें डिस्कस नहीं है, तो प्रोजेक्ट हमारे पास होता है अ टेम्पोररी टाइम बाउंड इनिशिएटिव विद अ क्लियर गोल, मतलब टाइम बाउंड सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को हम प्रोजेक्ट कह रहे होते हैं। तो ऑपरेशन भी समटाइम्स मतलब आपके प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कोई बंदा खाना बनाता है, डेली खाना बनाता है, उसका एक रूटीन टास्क है, तो वो ऑपरेशन बिजनेस एज यूजुअल के ऊपर हम इसको ऑपरेशन डिक्लेयर करेंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी है कि मिसाल के तौर पे कि उसको खाना बना के मतलब कि किसी को जैसे प्रोवाइड करना है, मतलब 2 बजे, मतलब किसी का ऑर्डर आया हुआ है, उसको खाना पहुँचा के 2 बजे उसको पहुँचाना है। अब ये एक टाइम बाउंड एक्टिविटी हो गई कि उसको 2 बजे पहुँचाना है। सही है, टाइम उसके अंदर स्पेसिफाई हो गया, उसके अंदर स्कोप स्पेसिफाई हो गया। जाहिर सी बात है जिसने ऑर्डर किया होगा 2 बजे खाना चाहिए, उसने एक स्पेसिफिक बताया होगा। जबकि वो जो अगर नॉर्मली वो अगर पका रहा है तो उसकी मर्जी है, वो कोई सब्जी भी बना सकता है, कुछ आपका मीट भी बना सकता है, कुछ भी तरह की चीज़ बना सकता है। लेकिन अगर जैसे अगर किसी ने ऑर्डर किया है तो वो एक स्पेसिफिकेशन उसने बताई होगी कि मिसाल के तौर पे कि मुझे अगर दाल चाहिए तो दाल में मिसाल के तौर पे तेल कम हो, नमक कम हो, तो वो एक स्पेसिफिकेशन उसने बताई, टाइम उसने बताया, तो वो प्रोजेक्ट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई ऐसी भी चीज़ हो सकती है कि ज़रूरी नहीं है कि वो बाय डेजिनेशन बाय टाइटल प्रोजेक्ट के साथ आ रही हो, लेकिन वो सम डिस्गाइज में भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिस चीज़ को मतलब कोई सी भी चीज़ के साथ जिसके साथ प्रोजेक्ट लगा हुआ हो उसी को हम प्रोजेक्ट कह रहे हो। ऐसा भी होता है, बहुत सारी हमारे पास मेंटेनेंस और ऑपरेशन की भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी प्रोजेक्ट होती हैं। इसको हम अभी डिटेल में हम देखते हैं इस पे आगे की इस सीरीज़ में। अच्छा, अब जो हमारे पास जो हमने लास्ट स्लाइड में जो हमने एक क्यूरी करी थी कि मैं कि जो यहाँ पे हम थॉट ब्रेक करते हैं कि जो हमारे पास जो मेंटेनेंस है वो नेसेसिटी है या नीड है। इसमें आप लोग कमेंट में लाजमी बताइएगा कि ये मतलब कि ये हमारे पास मजबूरी है या ये ज़रूरत है। इसके अंदर जो पीएमआई जो हमारे पास जो हम जिसका कोर्स पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली ये हमें बताता है कि ये एक मतलब हमारे पास मजबूरी है। मजबूरी इन अ सॉर्ट ऑफ ये कि देखो, अगर कोई भी जैसे अगर आप भी अगर कोई फैक्ट्री के ओनर है, सही है, आपकी क्या मतलब स्पेसिफिकेशन होगी कि यार कि जो मैं माल बना रहा हूँ उस पर मेंटेनेंस आई नहीं, मतलब यानी कि जो भी मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है तो वो वहाँ पे मतलब मेंटेनेंस की ज़रूरत ही नहीं हो, फॉल्ट फ्री सिस्टम चल रहा हो, तो वो आइडियली तो यही है ना कि हम मतलब सिस्टम को इतना वेल इक्विप्ड रखें कि मेंटेनेंस आए ना प्रिवेंटिव आए, ना प्रेडिक्टिव आए, ना करेक्टिव आए, एकदम सिस्टम फॉल्ट फ्री चलता रहे। वंस हमने जैसा इंस्टॉल कर दिया वैसा का वैसे ही चलता रहे। लेकिन मेंटेनेंस एक तरह की मजबूरी है और ये कॉस्ट के अंदर हमारे पास आती है, तो वो एक लंबी बहस है। लेकिन एज फार एज कंसर्न विद द पीएमआई, ये एक हमारे पास मजबूरी है। अच्छा, उसके अलावा अब हमारे पास अब प्रोजेक्ट की डेफिनेशन की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन हो रहे हैं। इसमें प्रोजेक्ट में बेसिकली हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट सबसे पैरामीटर होते हैं। एक ये होता है कि वो टाइम बाउंड एक्टिविटी, जिसमें जैसे इसका टेम्पोररी लिख रहा है कि टेम्पोररी मीन्स इट हैज़ अ पर्टिकुलर बिगिनिंग एंड एन एंड, मतलब कोई भी जैसे चीज़ को हम प्रोजेक्ट उस वक्त कहेंगे जिसका हमें पता हो कि मिसाल के तौर पर यहाँ से इस तारीख से शुरू होकर इस तारीख पर ख़त्म हो रही है। वो जब हम स्केजुलिंग के टॉपिक में हम आएंगे तो वो हम डिटेल से देखेंगे कि हम किस तरीके से स्केजुअल बना रहे होते हैं, बफर रखते हैं नहीं रखते हैं, या रखते हैं तो किस लॉजिक से रखते हैं, और एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे होते हैं सीरीज़ में, पैरेलल में, वो फिर हम पूरी डिटेल देखते हैं। लेकिन अभी अगर हम फ्रॉम द डेफिनेशन के अंदर अगर हम चलें तो प्रोजेक्ट कोई सी भी ऐसी चीज़ होगी जो मतलब जिसका एक स्टार्ट और इसका एंड हो, मतलब टेम्पोररी एक्टिविटी होगी और वो बस वहाँ तक होकर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसको हम प्रोजेक्ट कहते
कहते हैं कि वो है कि जो यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस एक प्रोड्यूस हो। मतलब जैसे अगर हमने जैसे वो जैसे अभी हमने आपको खाने की मिसाल दी थी कि जैसे दाल आपने पकाई है, उसके अंदर आपने एक स्पेसिफिक आपने बताया कि जैसे उसमें तेल कम हो और मतलब नमक कम हो, जबकि हो सकता है वो नॉर्मली वो उसमें ना रखता हो, तो वो एक यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस एक होती है, और एक टेम्प और एक मतलब एक वो चीज़ होती है। तो ये दो चीज़ हमारे पास लाजमी जो है और वो हमारे पास आती है। बाकी प्लानिंग वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह वो सब एक उसके सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन ये है। अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर कि हमारे पास मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल पीएमपी, इसको हम बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल बेसिकली क्या करता है, प्रोजेक्ट मैनेज करता है। तो प्रोजेक्ट मैनेज से पहले हम आते हैं मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट में जितने भी जो हमारे पास मोस्टली जो मिडल मैनेजमेंट हम कह रहे होते हैं, हायर मैनेजमेंट, तो वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट करता क्या है या मैनेजर करता क्या है। तो मैनेजमेंट बेसिकली जो एक वर्ड है वो होता है ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब कि जो काम अच्छे तरीके से अंजाम दे। मिसाल के तौर पे जैसे आपके पास एक है वर्कफोर्स है 10 बंदों की, 20 बंदों की, 100 बंदों की। अब वो उसके ऊपर एक मैनेजर हायर करती है कंपनी। उसका मकसद क्या होता है, देखो उससे ऐसा नहीं होता कि मिसाल के तौर पे कि 10 बंदे जैसे मिसाल के तौर पे काम कर रहे थे तो वो एज ए 11वें बंदे के तौर पे लग जाएगा, नहीं। मतलब एज अगर अगर हम हमारे पास अगर हम उसमें प्रैक्टिकली सिनेरियो में समझें तो वो काम की ना उस तरीके से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती कि मैन आवर वाली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। वो बेसिकली जो एज वो ये करता है कि बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स की जो एग्जिस्टिंग उसके पास रिसोर्स है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे, अच्छे तरीके से डिसीजन मेकिंग करे, एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क अच्छे तरीके से करे, बेटर तरीके से उसको मैनेज करे। तो यही होता है आर्ट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कि जो भी फोकसिंग ऑन स्मार्टर फास्टर क्लीनर प्रोसेस टू एनहांस परफॉर्मेंस एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गई मैनेजमेंट की डेफिनेशन के मैनेजमेंट क्या होती है। अच्छा, अब हम आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आर्ट भी है और साइंस भी है। अच्छा, इसमें मैं पहले डेफिनेशन से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कि आर्ट हम किस चीज़ को कह रहे होते हैं और साइंस किस चीज़ को कह रहे होते हैं। साइंस बेसिकली वो हम उन चीज़ को कह रहे होते हैं जो बेसिकली मैथ्स से स्टैब्लिश होते हैं, जो टेंजिबल आउटकम्स होते हैं, जिसको अगर हम सिंपल सॉर्ट ऑफ में कहें जिसके टेंजिबल आउटकम्स होते हैं। और आर्ट होता है बेसिकली वो नॉन टेंजिबल के अंदर होता है। अगर हम मिसाल लें कि आर्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा इमोशनल इंटेलिजेंस, स्मार्टनेस आ जाएगी। साइंस के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं, इसके टेक्निक्स हैं, इसकी मेथडोलॉजीज हैं, ये इसकी आ जाएगा। तो अगर हम डेफिनेशन के ऊपर जाएं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस ऑफ डूइंग द प्रोजेक्ट वर्क विथ हाई एफिशिएंसी एंड हाई इफेक्टिवनेस, इसके साथ हम मतलब लेके चले। अच्छा, इसको भी हम अभी अलग से देखेंगे कि अपना हमने जो एक दो वर्ड इसमें यहाँ पर पढ़े हैं एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के ये क्या होते हैं, और इसकी मैंने एक छोटी सी एक एग्जांपल भी रखी है ताकि हमें इस एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को समझने के लिए, क्योंकि ये बड़े मिलते जुलते अल्फाज हैं, मिंगल ऑन हो जाते हैं, हम मतलब एक को एक के ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। तो उसको भी हम अभी डिटेल में देखते हैं कि व्हाट्स द एफिशिएंसी एंड व्हाट्स द इफेक्टिवनेस वाई, और फिर हम उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी साथ साथ में पीएमपी का टॉपिक है कि इसके अंदर जो हम अपने पास जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इसकी एक्टिविटीज़ करने के लिए, उसके अंदर हम जीरा यूज़ कर रहे होते हैं, एमएस प्रोजेक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, पिम्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेसिकली मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब हम स्केजुलिंग के लिए, डब्ल्यूबीएस के लिए, कॉस्टिंग के लिए, मुख्तलिफ इसकी चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। वो भी हम आगे एंड में हम प्रोजेक्ट के अपनी जो कोर्स के एंड के ऊपर जब हम पूरा मेन कंटेंट जो सारी इसकी जो क्लासेस के कवर कर लेंगे तो हम एंड में बिफोर द न्यूमेरिकल्स या आफ्टर द एमसीक्यूज़ वाला जो मैंने कहा था आखिरी में 4-5 क्लासेस में हम एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, तो उसके हम पहले या उसके बाद हम इसमें वो भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये वो जो मैंने आपसे कहा था कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अंदर अगर हम आए कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होती है। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन पे चलते हैं ताकि हमें माइंड में इजीली ये उसको ग्रैब करने में आसानी रहे कि सिंपली कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होती है। एफिशिएंसी को सिंपली जो हमने मतलब स्कूल टाइमिंग में भी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि बस कि हमने
क्या, यानी कि क्या दिया और उसमें हमें मिला क्या। मिसाल के तौर पे अगर हम मिसाल की कोई सी भी चीज़ के लिए कि अगर कोई चीज़ में हमने मतलब इनपुट साइड से अगर 2 एम्पेयर करंट दिया, आउटपुट यानी कोई एक वायर है, कंडक्टर है, उसमें हमने इनपुट से यानी कि इनकमिंग साइड से हमने उसमें 2 एम्पेयर दिया, आउटपुट साइड से 1.8 आए, तो 1.8 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास इसकी एफिशिएंसी हो गई इस वायर की। सिंपल इज डैट, कि मतलब कि हमें क्या चीज़ आउटपुट मिला इनपुट क्या देकर। और इफ़ेक्टिवनेस की अगर हम अंदर आएँ तो इफ़ेक्टिवनेस होता है आउटपुट प्रोड्यूस विद इन स्पेसिफिक या डिज़ायर्ड लिमिट। ये इसको भी हम अभी इसको डिटेल से भी अगर एग्जांपल करेंगे तो आपको उसमें समझ में आएगा, लेकिन मैं सिर्फ इसको ये बता दूं कि देखिए जैसे कोई भी, जैसे हमें प्रोडक्ट बनाना होता है, अब उसमें कोई क्राइटेरिया होता है हमारे पास कि मिसाल के तौर पे हमारे पास इतने से इतने के अंदर अगर हमारे पास आउटपुट फॉल करेगा तो वो मेरे लिए डिज़ायरेबल आउटपुट होगा, या स्पेसिफिक, तो वो यूज़र बता देता है कि हमें इसमें चाहिए। और जो मशीन तो कुछ भी जनरेट करके दे सकती है, तो वो तो जो भी जनरेट करेगी तो आउटपुट तो वो होगा, वो एफिशिएंसी तो कहलाएगी मशीन की, लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं होगा, क्योंकि वो जो आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं वो मेरे काम का नहीं है। तो जो मेरे काम का आउटपुट है वो इफेक्टिवनेस है। तो इसको अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे एक ये मैंने एक शॉर्ट सी एग्जांपल दी है, इसमें जो ये नीचे जो 18/25 है इसको इग्नोर करिएगा, ये एक ग्लिच है, टाइपो एरर है। मैं इसमें आपको ये बता दूं, एक सिंपल से एक है कि एक एग्जांपल है कि भाई एक रॉड मैन्युफैक्चरर की कंपनी है, सही है, क्लाइंट ने ऑर्डर किया है मुझे 25 अदद रॉड चाहिए। अच्छा, उसने अब देखो आपको स्पेसिफाइड किया है कि मुझे जो उसकी लेंथ चाहिए डिजायरेबल, वो चाहिए 4.5 मीटर से 5 मीटर के बीच में, कि मतलब 4.5 से 5 मीटर की अगर लेंथ है तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। यानी कि कंज्यूमर ने इसके अंदर जो भी हमारे पास है वो बता दिया, लोअर स्पेसिफिक लिमिट मेरी 4.5 है, अपर स्पेसिफिक लिमिट मेरे पास 5 मीटर है, इसके बीच में मेरे पास समथिंग अगर आएगा तो वो मैं मेरे लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है। अच्छा, अब क्या है, अब इसमें हमसे जो 2-3 सवाल है, फिर हम टेबल के ऊपर आते हैं कि हाउ मेनी रॉड्स मीट द स्पेसिफिकेशन, हाउ मेनी आर आउटसाइड लिमिट्स और डिफेक्टिव, सही है। अच्छा, और नीचे इसमें इसने कुछ वो बताया कि एफिशिएंसी इज अबाउट द रेशियो ऑफ गुड आउटपुट टू टोटल एफर्ट। तो इसमें अभी हम इस पे डेफिनेशंस पे छोड़े, हम सिंपल इसके ऊपर अब टेबल के ऊपर जाते हैं। अच्छा, टेबल जो हमें नज़र आ रहा है इसमें 1 2 3 4 5, इसमें टोटल इसमें एक लास्ट वाला वो मिस हो गया, इसमें पूरा टेबल इसके अंदर कंप्लीट नहीं आया। तो इसमें टोटल मशीन ने 5 हमारे पास 25 आउटपुट हमारे पास इसमें जनरेट किए। उस 25 में से ये 2 हमारे पास आउटपुट आए हैं डिफेक्ट के। तो डिफेक्ट तो इसके हमारे पास, अगर हम एफिशिएंसी अगर डिफाइन करें, एफिशिएंसी हमने क्या डिस्कस किया था, आउटपुट अपॉन इनपुट, कि जो कुछ ना कुछ जो आउटपुट आया हो, तो 2 तो हमारे पास आ गए डिफेक्ट। तो अगर हम इसके अंदर हम अगर एफिशिएंसी अगर हम डिस्क्राइब करने जाएंगे तो वो बनेगा 23/25, क्योंकि 23 हमारे पास आउटपुट वैलिड आउटपुट आए। अब इससे अभी हम इसमें एफिशिएंसी इस पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि स्पेसिफिकेशन या डिजायरेबल के ऊपर आए या नहीं आए, लेकिन मशीन ने कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करके दिया है। तो वो उसने 23 आउटपुट उसने जनरेट करके दिया है, 2 डिफेक्टिव थे, तो उसने 23 डिवाइड बाय 25, तो हमारे पास ये हमारे पास 92% हमारे पास इसके अंदर एफिशिएंसी आ गई। अच्छा, अब हम आते हैं इफेक्टिवनेस पे। इफेक्टिवनेस में अब हमें वो देखना पड़ेगा कि ये जो 23 आउटपुट जो मशीन ने जनरेट करके दिए हैं, इसमें से कितने आउटपुट मेरे कंज्यूमर के डिफाइन किए हुए लोअर स्केल लिमिट, स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के बीच में है। तो इसके अंदर हमने उसमें काउंट किया तो हमारे पास 15 ऐसे आउटपुट हैं जो वैलिडेट कर रहे हैं कंज्यूमर की बताई हुई लोअर स्पेसिफिक लिमिट और अपर स्पेसिफिक लिमिट के विद इन। तो वो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 23, 15 डिवाइड बाय 23, 65% जो हमारे पास जो आउटपुट आया है वो कंज्यूमर के बताए हुए जो स्पेसिफिकेशन के अंदर फॉल कर रहा है। तो इसमें हमने इसमें क्या इसके कंक्लूड किया कि ये मोटर हमारे पास, ये जो भी मशीनरी हमारे पास है, ये हाई इफिशिएंसी या हाई इफिशिएंट है, बट लो इफेक्टिव है, लो इफेक्टिवनेस। क्योंकि इसमें इफेक्टिवनेस यानी कि मेरा जो 35% है वो मेरे पास क्या कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर और लॉन्ग टर्म में, वैसे यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर हम इसके थोड़ा सा और अगर हम सोचें कि देखो एफिशिएंसी मशीन की थी 92%, उसने आउटपुट जनरेट किया, सही है, 92% हो गया, बाकी 2% चलो वेस्टेज हो गया, मतलब 2 मेरा पार्ट वेस्टेज हो गया, 8% मतलब जो भी वेस्ट हो गया। लेकिन जो इफेक्टिवनेस में जो हमारे पास जैसे 65% हमारे पास 65% इफेक्टिव था, तो वो जो रिमेनिंग 35 था वो क्या वेस्ट हो गया? नहीं,
वो वेस्ट नहीं हुआ। हाँ, वो इस कंज्यूमर के या इस जो हमें स्पेसिफिकेशन थी उसके अंदर फॉल नहीं हुआ, लेकिन वो पीस ज़ाया नहीं हुआ, वो भी एक वैलिड इनपुट, वैलिड आउटपुट है। वो हम किसी और प्रोजेक्ट के अंदर भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम एज अ स्क्रैप के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हुई है। तो वो अभी हम इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में जो फ़र्क है। एफिशिएंसी में तो ये है कि जो रिमेनिंग 8% है वो ज़ाया हो गया, वो बस अब किसी भी काम का नहीं है, वो टोटल वेस्टेज हो गया। तो इसको हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड्स में, मतलब नेक्स्ट क्लासों में। यहाँ पे बस मैंने आपसे जो स्टार्ट में भी कहा था कि हम अपना छोटा छोटा कंटेंट रखेंगे ताकि उसको समझने में, ग्रैब करने में आसानी रहे। क्योंकि देखो मेरे लिए इशू नहीं है, मैं लंबे भी लेक्चर्स दे सकता हूँ, लेकिन उसमें इशू ये है कि हम जितना दें उतना एब्जॉर्ब होना चाहिए। क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट एब्जॉर्ब होंगे तो हम उस काबिल होंगे कि जो आके हम एग्जाम्स में जाके वन गो में जाके 180 क्वेश्चन हम जाके अटेम्प्ट कर सके विद इन 230 मिनट्स में। क्योंकि वहाँ पे बेसिकली जो अभी हम जो थ्योरीज पढ़ा रहे हैं वो थ्योरीज इन्वॉल्व नहीं होती, उनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और रियल सिनेरियोज के अंदर रहते हुए, तो वो हमें वहाँ पे सॉल्व करने हैं। अच्छा, की टेक अवे के ऊपर हम आते हैं कि इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आउटपुट अलोन इजंट सक्सेस, कि जो भी अगर खाली ऐसा नहीं होता कि बस आउटपुट जनरेट हो गया, अब चाहे वो कंज्यूमर की स्पेसिफिकेशन के अंदर था, डिजायरेबल था, नहीं डिजायरेबल था, वो सक्सेस हो गया, ऐसा नहीं होता। तो वो ये यहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई हो रही है कि इफेक्टिवनेस लाजमी है। कि भाई अगर कंज्यूमर ने बोला था कि मुझे लाल गाड़ी चाहिए, आपने पीली गाड़ी बना दी, मतलब यानी कि गाड़ी पे पीला पेंट करवा दिया, तो वो मतलब एफिशिएंट तो हो गया, मतलब काम तो हो गया, आउटपुट आ गया उसका, मतलब वैलिड आउटपुट है, लेकिन वो डिज़ायरेबल है नहीं, वो डिज़ायरेबल नहीं है। तो वो मतलब हम उसको हाईली इफिशिएंट तो कह सकते हैं, लेकिन हाईली इफेक्टिव कह सकते हैं नहीं, क्योंकि वो डिज़ायरेबल आउटकम नहीं आया। तो इसको एक इन्होंने उसमें लाइन में कंक्लूड किया है, यू कैन बी बिजी एंड स्टिल मिस द मार्क। मतलब यू कैन डिलीवर फास्ट एंड स्टिल फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, कि मतलब ऐसा नहीं हो कि हमने मतलब फास्ट कर दिया लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वही पूरी नहीं हुई। कंज्यूमर को हमने बोला था कि ये प्रोजेक्ट हम 1 महीने में करके देंगे, आपने भाई उसको 20 दिन में करके दे दिया, लेकिन जो उसने चीज़ बोली थी वो चीज़ ही नहीं बनी। तो वो यानी मिसाल के तौर पर अगर उसने स्पेसिफाई, जब इसी की एग्जांपल ले लूँ ये रॉड वाले की, कि उसने आपने काम मिसाल के तौर पे आपने बोला था मैं ये 25 रॉड है मिसाल के तौर पे 1 महीने में करके दूंगा, आपने उसको 20 दिन में आपने उसको करके दे दी, लेकिन उसको रॉड में से उसके काम की तो 15 है, रिमेनिंग 10 का वो क्या करेगा भाई। तो उसके अलावा जैसे यू कैन बी बिजी एंड स्टिल मिस द मार्क, अगर आप मिसाल के तौर पे भाई बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेस के ऊपर गए लेकिन आपने उसकी शेड्यूलिंग ही मिस कर दी कि कंज्यूमर को हमें जिस डेट पे हमें डिलीवर करना था उस डेट पे डिलीवर नहीं की। तो ट्रू प्रोजेक्ट सक्सेस क्या होती है, इफिशिएंट एग्जीक्यूशन प्लस इफेक्टिव आउटकम, ये हमारे पास होती है, हमारे पास ट्रू इफेक्टिवनेस। अब हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। इसमें हमने जो चीज़ें जो पढ़ी उसको बस थोड़ा सा सम अप कर लें। इसके अंदर हमने बेसिकली वर्क देखा कि दुनिया में किस किस टाइप्स के वर्क हो रहे होते हैं। हमने देखा प्रोजेक्ट हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, हमने देखा ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, हमने देखा मेंटेनेंस हो रही होती है। उसके अलावा फिर हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन देखी कि प्रोजेक्ट होती है हमारे पास टाइम बाउंड एक्टिविटीज़ विथ यूनिक आउटपुट, इसके साथ होती है। फिर हमने मैनेजमेंट देखा कि वे ऑफ डूइंग वर्क, बेटर वे ऑफ डूइंग वर्क। फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखा है, उसमें आर्ट और साइंस दोनों का मिलाप होता है, कि आर्ट की भी मतलब इसमें साइंस की भी प्रोसीजरल मेथडोलॉजीज यूज़ होती हैं, आर्ट के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं, लीडरशिप्स यूज़ हो रही होती हैं, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट यूज़ हो रही होती है। और द पावर ऑफ, फिर हमने देखा कि माइंडसेट प्रोजेक्ट मैनेजर का किस तरीके से होना चाहिए। फिर हमने ये भी देखा कि इसमें सॉफ्टवेयर्स कौन से हमारे पास यूज़ हो रहे होते हैं, जीरा यूज़ हो रहा होता है, अपने पास PMI यूज़, पिमबॉक यूज़ हो रहा होता है। फिर पावर ऑफ बैलेंसिंग एफिशिएंसी विद इफेक्टिवनेस, फिर हमने देखा कि हमें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों को क्यों मतलब फोकस करना ज़रूरी है। फिर हम अब हम आगे के लेक्चर्स में हम और हमने इसमें ये भी बल्कि पढ़ लिया कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और एजाइल के मतलब क्या है, और कौन सी अप्रोच कौन से प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होती है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से अब हम इसको प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इसको हम डेफिनेशन से लेके पूरे तमाम इसके जो एक एक करके हम क्लास वाइज ब्रेक करके हम चलेंगे। इसमें हम कवर
सबसे पहले स्टार्ट में हम स्कोप की हम क्लासेस करेंगे, 2 या 3 मतलब छोटे छोटे लेक्चर्स हम करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास स्कोप के बाद हमारे पास आ जाता है स्केजुलिंग। हम देखेंगे कि WBS वगैरह हमारे पास किस तरीके से हो रहे होती हैं, किस तरीके से हम बफर्स रख रहे होते हैं। फिर हम उसके बाद कॉस्टिंग पे आएंगे, बजटिंग पे आएंगे, रिस्क पे आएंगे, क्वालिटी पे आएंगे, और मतलब स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। फिर हम जैसे एजाइल के ऊपर आएंगे, उसकी भी जो हम सारे टॉपिक्स देखेंगे। फिर हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर देखेंगे। तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। मतलब इसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से शॉर्ट शॉर्ट सेशंस पे हम प्लान करें, ताकि वो कॉन्सेप्ट्स ग्रैब करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमें कॉन्सेप्ट ग्रैब करने हैं, ताकि हम पेपर में जाके तरीके से जाके दें। इसी चीज़ पे हम आज की अपनी वीडियो एंड करते हैं। और इंशाल्लाह अगर कोई भी जैसे क्यूरी हो, कुछ हो, आप लोग कमेंट्स में कमेंट करें। और क्या कहते हैं, मेरे अभी असल में अभी हम बेसिक्स के ऊपर जा रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि मैं नीचे कमेंट्स में आप लोगों को क्वेश्चंस टॉपिक्स के हिसाब से देना शुरू करूँगा। अभी तो हम बहुत ही जेनरिक और बेसिक लेवल पे हैं। जैसे जैसे बस हम एक एक करके टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसे हम स्कोप का स्टार्ट करेंगे, तो हम उसमें आपको उसके जो क्वेश्चंस उससे रिलेटेड है हम नीचे कमेंट्स में देना शुरू कर देंगे, ताकि आहिस्ता आहिस्ता माइंड मेकअप हो कि यार कि हाँ अब आप उस तरीके से एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सोचने शुरू कर दें, और हम पेपर के हिसाब से हम तैयार हो जाएं, वेल इक्विप्ड हो जाएं। ऐसा नहीं हो कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ लें, उसके बाद हम बैठ के देखें कि पेपर में किस तरह से सवाल आते हैं। नहीं, हम साथ साइड बाय साइड चलेंगे। हाँ, एंड में आके हम एक इंटेंसिव वर्कआउट करेंगे, ताकि हम यूज टू हो जाए सारे MCQs किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं। तो बस यहाँ पे हम टॉपिक को कंक्लूड करते हैं आज की क्लास को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को हम डिटेल में एक एक करके उसके टॉपिक देखते हैं। अल्लाह हाफिज़।